क्योंकि हमारा प्रोग्राम हर दूसरे मंगलवार को होता है, इसलिए हम आज उनका जश्न मना रहे हैं। प्रेमचंद नंबर 1 पर आते हैं, और जो नंबर 1 पर आते हैं उनको खराज पेश करने के लिए अदाकारी में नंबर 1 नसीरुद्दीन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और ओनार बिरवान के वो चिकने पर विवान शाह भी हमारे साथ हैं। प्रेमचंद एक अजीम अदीब हैं जिन्होंने 315 कहानियाँ, 15 नावल, 3 ड्रामे, 800 खतूत और सैकड़ों मज़ामीन लिखे। आज उनकी 145वीं सालगिरह पर हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके वजूद की अजमत को जितना मुमकिन हो समेट सकें। इस अजीम फनकार की ज़िंदगी के इब्तदाई दौर मुश्किलात से गुजरे। अपने मजमून जीवन सार, जिसका उर्दू तर्जुमा उन्होंने प्रेमचंद की कहानी उनकी ज़बानी के नाम से किया था, में वो खुद लिखते हैं कि मेरी ज़िंदगी हमवार मैदान की तरह है जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो हैं, लेकिन टीलों, पहाड़ों, गहरी वादियों और गारों का पता नहीं। जिन हजरात को पहाड़ों की सैर का शौक़ है उन्हें यहाँ मायूसी होगी। मुंशी जी आगे लिखते हैं कि मेरी पैदाइश सवत 1937 में हुई। वालिद डाकखाने में क्लर्क थे, वालिदा बीमार थी, एक बड़ी बहन भी थी। उस वक्त वालिद शायद 20 रुपये तनख्वाह पाते थे। 40 रुपये तक पहुँचते पहुँचते उनका इंतकाल हो गया। यूँ तो वो बड़े दूरंदेश, मोहतात और दुनिया में आंखें खोलकर चलने वाले आदमी थे, लेकिन आखिरी उम्र में एक ठोकर खाकर गिर ही गए, और ख़ुद तो गिरे ही, इसी धक्के में मुझे भी गिरा दिया। 15 बरस की उम्र में उन्होंने मेरी शादी कर दी, जिसके चंद साल बाद उन्हें सफ़रे आखिरत दरपेश हो गया। उस वक्त मैं 9वीं जमात में पढ़ता था। घर में मेरी बीवी, सौतेली माँ और उनके 2 लड़के थे, मगर आमदनी एक पैसे की न थी। ज़िंदगी की जद्दोजहद के दौरान उनका मिजाज लिखने की तरफ मायल होने लगा, और इसी के साथ उनकी दोस्ती कानपुर से शाये होने वाले उर्दू के एक रिसाले ज़माना के एडिटर दया नारायण निगम से हो गई। ज़माना के एडिटर ने उन्हें बहुत मदद की, और 1901 में उन्होंने अपना पहला नावल लिखना शुरू किया। अफसाना लिखने से पहले उन्होंने नावल लिखा। 1905 में वो दया नारायण निगम को लिखे अपने ख़त में अपनी पहली शादी के बारे में बताते हैं कि भाई अपनी बीती किससे कहूँ, सब्र किए किए कोफ्त हो रही है। बीवी साहिबा ने ज़िद पकड़ी है कि यहाँ ना रहूँगी, मायके जाऊँगी। मेरे पास रुपया ना था, नाचार खेत का मुनाफा वसूल किया, उनकी रुखसती की, वो रो धोकर चली गई। मैंने पहुँचाना भी पसंद न किया। आज उनको गए हुए 8 दिन हो गए, न ख़त न पैगाम। मैं उनसे पहले ही नाखुश था, अब तो सूरत से ही बेजार हूँ। गालिब इम्कान है कि इस बार उनकी रुखसती दायमी साबित हो। खुदा करे ऐसा ही हो, मैं बग़ैर बीवी के रहूँगा। लेकिन इधर ननिहाल से वालिदा ज़िद कर रही हैं कि शादी रचाऊँ, और ज़रूर रचाऊँ। जब मैं कहता हूँ कि मुफलिस हूँ, तो वालिदा कहती हैं तुम अपनी रजामंदी दो, तुमसे एक कौड़ी ना मांगी जाएगी। प्रेमचंद ने इब्तिदा में नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया। ये नाम उनके लिए बहुत अजीज था, क्योंकि उनके वालिद उन्हें प्यार से नवाब कहा करते थे, और ये नाम हिंदुओं और मुसलमानों की समाजी यकजहती यानी यूनिटी को भी जोड़ता था। इसी नाम से उन्होंने ज़माना कानपुर में दुनिया का सबसे अनमोल रतन समेत 4 अफसाने लिखे, जिनका मजमुआ सोज़े वतन के नाम से शाये हुआ। उस वक्त बंगाल की तकसीम की तैयारियां हो रही थीं, माहौल गर्म था। उन 5 कहानियों में से वतन परस्ती के तराने भरे हुए थे। उस वक्त नवाब राय यानी धनपत राय, जो उनका असली नाम था, हमीरपुर में अंग्रेज सरकार के तालीम के शोबे में मुलाजिम थे। उन्हें कलेक्टर ने बुलाया। मुलाकात के बाद उन अफसानों में
वतन परस्ती का जज्बा राजद्रोह ही समझा गया और उनसे सोज़े वतन की तमाम कॉपियां जमा कराने को कहा गया। साथ ही ये भी हुक्म हुआ कि आइंदा वो बगैर तहरीरी इजाज़त के कुछ नहीं लिखेंगे। प्रेमचंद इसके कायल न थे, वो सरकार की ज़्यादती बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने सोज़े वतन की कॉपियां वहां जमा कर दी और तय किया कि अब वो किसी और नाम से लिखेंगे। दया नारायण निगम का कहना है कि उन्होंने प्रेमचंद को प्रेमचंद के नाम से लिखने की सलाह दी। जवाब में प्रेमचंद ने लिखा, प्रेमचंद अच्छा नाम है, मुझे पसंद भी है। अफसोस बस ये है कि 5 साल में नवाब राय को कायम करने की जो मेहनत हुई वो सब बेकार गई। ये थे प्रेमचंद, जिन्होंने 300 कहानियां लिखी, 8-10 ड्रामे लिखे, 15 नॉवेल लिखे। आज की शाम हम शुरू कर रहे हैं उनकी एक कहानी से जो बहुत कम सुनी गई है। कहानी का उन्वान है घास वाली। आप लोग को शायद नहीं मालूम होगा कि घास भी कभी बेची जाती थी, तो आपको दिखाई नहीं देते क्योंकि यक्के हुआ करते थे, विक्टोरिया हुआ करते थे, तांगे हुआ करते थे। घोड़े वगैरह को खिलाने के लिए घास की ज़रूरत होती थी, तो लोग घास काट कर घास बेचा करते थे। तो ये घास वाली की कहानी है जो 1929 में लिखी गई थी, 1929 में, यानी 4 साल बाकी है उसको 100 साल पूरा होने में। आपको 96 ईयर ओल्ड कहानियां सुनाने जा रहे हैं। जो चीज़ ना समझ में आए पूछ लीजिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। इसकी नायिका है मुलिया। नायक कौन है ये कहानी सुनने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा। घास वाली मुलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर लौटी तो उसका गेहुआ रंग कुछ सुर्ख सा हो गया था और बड़ी बड़ी मखमूर आंखें कुछ सहमी हुई सी थी। महावीर ने पूछा, क्या है मुलिया, आज कैसा जी है? मुलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखें दबदबा गईं और मुंह फेर ली। महावीर ने करीब आकर पूछा, क्या हुआ है, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास है? कुछ नहीं, हुआ क्या है? अच्छी तो हूँ। महावीर ने मुलिया को सर से पांव तक देखकर पूछा। चुपचाप रोती रहेगी, बताएगी नहीं? मुलिया ने सरदनिश के अंदाज से कहा। कोई बात भी हो, क्या बता दूं? मुलिया इस खारजार में गुले सदबर्ग थी। गेहुआ रंग, गुंचे का सा मुंह, बैजवी चेहरा, थोड़ी खिंची हुई, रुखसारों पर दिलावेज सुर्खी, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आंखों में एक अजीब इल्तिजा, एक दिलफरेब मासूमियत, साथ ही एक अजीब कशिश। मालूम नहीं चमारों के इस घर में ये अप्सरा कहाँ से आ गई। क्या उसका नाजुक फूल का जिस्म इस काबिल था कि वो सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? इस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलवों के नीचे आंखें बिछा देते, उसकी चितवनों के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वो एक बात भी करती तो निहाल हो जाते। लेकिन मुलिया को आए साल भर से जायद हो गया, किसी ने उसे मर्दों की तरफ ताकते नहीं देखा। वो घास लेने निकलती तो उसका गंदुमी रंग तुलू की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह दमक उठता, गोया बसंत अपनी सारी शगुफ्तगी और मस्तानापन लिए मुस्कुराती चली आती है। कोई गजलें गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मुलिया आंखें नीची किए अपनी राह चली जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना गुरूर, इतनी बेनियाजी, महावीर में ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे हैं? ऐसा जवान भी तो नहीं, न जाने कैसे उसके साथ रहती है, चांद में गहर लग जाता होगा। मगर आज एक ऐसी बात हो गई जो चाहे उस जात की दूसरी नाज़रीनों के लिए दावत का पैगाम होती, मुलिया के लिए जख्म जिगर से कम न थी। सुबह का वक्त था, हवा आम के बौर की खुशबू से मतवाली हो रही थी, आसमान जमीन पर सोने की बारिश कर रहा था। मुलिया सर पर टोकरी रखे घास छीलने जा रही थी कि दफतन नौजवान चैन सिंह सामने से आता दिखाई दिया।
मुलिया ने चाहा कि कतरा कर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुलिया, अरे क्या तुझे मुझ पर जरा भी रहम नहीं आता? मुलिया का वो फूल सा चेहरा शोले की तरह दहक उठा। वो जरा भी नहीं डरी, जरा भी नहीं झिझकी। जौवा जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चीखती हूँ। चैन सिंह को आज जिंदगी में नया तजुर्बा हुआ। नीची जातों में हुस्न का इसके सिवा और काम ही क्या है कि वो ऊंची जात वालों का खिलौना बने। ऐसे कितने ही मार के उसने जीते थे, पर आज मुलिया के चेहरे का वो रंग, वो गुस्सा, वो गुरूर, वो तमकीनत देख कर उसके छक्के छूट गए। उसने खफीफ होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मुलिया तेजी से आगे बढ़ गई। चोट की गर्मी में दर्द का एहसास नहीं होता, जख्म ठंडा हो जाता है तो टीस होने लगती है। मुलिया जब कुछ दूर निकल गई तो गुस्से और खौफ और अपनी बेकसी के एहसास से उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर तक तो जब्त किया, फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वो इतनी गरीब ना होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह उसकी आबरू लूट लेता। वो रोती जाती थी और घास छीलती जाती थी। महावीर का गुस्सा वो जानती थी। अगर उससे कह दे तो वो उस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर न जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोंगटे खड़े हो गए। इसीलिए उसने महावीर के सवालों का कोई जवाब न दिया था। दूसरे दिन मुलिया घास के लिए ना गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गई। मैं अकेली न जाऊंगी। अकेले क्या तुझे बाग उठाने जाएगा? क्यों औरों के साथ नहीं चली गई? औरों के साथ न जाऊंगी। हाँ, ना तू औरों के साथ जाएगी ना अकेली जाएगी, तो फिर कैसे जाएगी? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं न जाऊंगी? तो यहाँ मेरे घर में रानी बन के निभाना होगा। किसी को चाम प्यारा नहीं होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है, तो तेरी सुंदरता लेकर चाटूं? उठा झबा और जा घास ला। दरवाजे पर नीम के दरख्त के साए में खड़ा महावीर घोड़े को मल रहा था। उसने मुलिया को रोनी सूरत बनाए जाते देखा, पर कुछ न बोल न सका। उसका बस चलता तो मुलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में चुरा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना तो जरूरी था। घास मोल लेकर खिलाया तो 12 आने से कम खर्च न हो। उसे मजदूरी ही क्या मिलती थी, मुश्किल से 1.5-2 रुपए, वो भी कभी मिले कभी न मिले। बुरा हो इन मोटर लॉरियों का, अब यक्के को कौन पूछता है। महाजन से 150 रुपए कर्ज लेकर यक्का और घोड़ा खरीदा था, उसके सूद के भी नहीं पहुंचते थे, असल का जिक्र ही क्या। मुलिया, ना जी चाहता हो ना जा, मुलिया देखी जाएगी। मुलिया निहाल हो गई। आबगू आंखों में मोहब्बत का सुरूर झलक उठा। बोली, घोड़ा खाएगा क्या? आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेहनों से होती हुई चली। बार बार खायफ नजरों से इधर उधर ताकती जाती थी। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे। जरा भी खड़खड़ाहट होती तो उसका जी सन से हो जाता, कोई ऊख में छुपा ना बैठा हो। मगर कोई नई बात ना हुई। ऊख के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल गया, सींचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर एक कुएं पर रहट चल रहा था। खेतों की मेहनों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मुलिया का जी ललचाया। यहाँ आध घंटे में जितनी घास छिल सकती हूँ, उतनी तो खुश्क मैदान में दोपहर तक भी न छिल सकूंगी। यहाँ देखता ही कौन है, और कोई पुकारेगा तो चुपके से सरक जाऊंगी। वो बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका झाबा आधे से ज्यादा भर गया। अपने काम में इतनी मैव हो गई कि उसे चैन सिंह के आने की खबर भी न हुई। यकायक आहट पाकर सर उठाया तो चैन सिंह खड़ा था। मुलिया का कलेजा धक से हो गया। जी में आया कि भाग जाए, झाबा वहीं उलट दे और खाली झाबा लेकर चली जाए, पर चैन सिंह ने कई गज के फासले ही पर रुककर कहा, डर मत, अरे डर मत। अरे भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ ना बोलूंगा। जितनी चाहे छिल ले, मेरा ही खेत है। मुलिया के हाथ मफलूज हो गए। खुरपी हाथ में जम सी गई। घास नजर ही ना आती थी। जी चाहता था धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। जमीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने दिलासा दिया, छिलती क्यों नहीं? मैं तुमसे कुछ कहता थोड़ी ही हूँ। यही रोज चली आया कर,
मैं छील दिया करूंगा। मुलिया बुद्ध बनी बैठी रही। उसके सीने में अब इतनी धड़कन न थी। चैन सिंह ने एक कदम और आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतना क्यों डरती है? क्या तू समझती है मैं तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है, कल भी तुझे सताने के लिए तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप ही आप हाथ बढ़ गए, मुझे कुछ सुधी न रही। तू चली गई तो मैं वहीं बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता था इस हाथ को काट डालूं, कभी जी चाहता जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तो इधर से चली आई, मैं सारे गांव में मारा मारा फिरा किया। अब जो सजा तेरे जी में आवे दे। अगर तू मेरा सर भी काट ले तो गर्दन नहीं हिलाऊंगा। मैं शोधा हूँ, लुच्चा हूँ, लेकिन जब से तुझे देखा है न जाने क्यों मेरे मन की खोट मिट गई। अब तो यही जी चाहता है कि तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे चलता। तेरा घोड़ा होता तब तो कभी कभी मेरे मुंह पर हाथ भी फेरती। तुम मुझसे कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे किसी तरह ये चोला तेरे काम आवे। मेरे मन की यही सबसे बड़ी लालसा है। रुपया, पैसा, अनाज, पानी, भगवान का दिया सब घर में है। बस तेरी दया चाहता हूँ। मेरी जवानी काम ना आवे अगर मैं किसी खोट से ये बातें कर रहा हूँ। बड़ा भाग्यवान था महावीरा, ऐसी देवी उसे मिली। मुलिया चुपचाप सुनती रही। फिर सर नीचे करके भोलेपन से बोली, तू मुझे क्या करने कहते हो? चैन सिंह ने और करीब आकर कहा। बस तेरी दया चाहता हूँ। मुलिया ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसका शर्मीलापन न जाने कहाँ गायब हो गया था। चुपते हुए लफ्जों में बोली, तुमसे एक बात पूछूं, बुरा तो न मानोगे? तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं? ब्याह तो हो गया है मुलिया, लेकिन ब्याह क्या है, खिलवाड़ है। अगर इसी तरह महावीर तुम्हारी औरत को छेड़ता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो, क्या समझते हो? महावीर चमार है तो उसके बदन में लहू नहीं है? शर्म नहीं आती है? अपनी इज्जत आबरू का ख्याल नहीं है? मेरा रूप रंग तुम्हें भाता है। क्या मुझसे सुंदर औरतें शहर में नदी के घाट पर नहीं घुमा करती? मेरा मुंह तो उनकी तलवों की बराबरी भी नहीं कर सकता। तुम उनमें से किसी से क्यों दया नहीं मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर तुम वहां न जाओगे, क्योंकि वहां जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो इसीलिए तो कि मैं चमारिन हूँ, नीच जात हूँ। और नीच जात की औरत जरा सी आरजू बिनती या जरा से लालच या जरा सी घुड़की से काबू में आ जाती है। कितना सस्ता सौदा है। ठाकुर हो ना, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे? चैन सिंह पर घड़ों पानी फिर गया, बल्कि सैकड़ों जूते पड़ गए। खिफत आमेज लहजे में बोला, ये बात नहीं है मुलिया, मैं सच कहता हूँ। इसमें ऊंच नीच की बात नहीं, सब आदमी बराबर हैं। मैं तो तेरे चरणों पर सर रखने को तैयार हूँ। इसीलिए कि जानते हो मैं कुछ नहीं कर सकती। जाकर किसी खतरानी या ठकुराइन के चरणों पर सर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सर रखने का क्या फल मिलता है। फिर ये सर तुम्हारी गर्दन पर न रहेगा। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन में गड़ा जाता था। उसका मुंह खुश्क हो गया था कि जैसे महीनों की बीमारी के बाद उठाओ, मुंह से बात ना निकलती थी। मुलिया इतनी ज़ीफ़हम है, इसका उसे गुमान भी न था। मुलिया ने फिर कहा, मैं भी रोज बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महराज न घुसा बैठा हो। ये सभी बड़े घरों की लीला है। और वो औरतें जो कुछ करती हैं ठीक करती हैं। उनके मर्द भी तो चमारिनों और कहारिनों पर जान देते फिरते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए ये राग रंग कहा। महावीर के लिए संसार में जो कुछ हूँ मैं हूँ। वो किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। ये तो संजोग की बात है कि मैं जरा सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कलूटी होती तब भी महावीर मुझे इसी तरह रखता। इसका मुझे भरोसा है। मैं चमारिन होकर भी इतनी कमीनी नहीं हूँ कि जो अपने ऊपर भरोसा करे उसके साथ दगा करूँ। हाँ, महावीर अपने मन की करने लगे, मेरी छाती पर मुंह दले तो मैं भी उसके छाती पर मुंह दलूंगी।
तुम मेरे रूप ही के दीवाने हो ना। आज मुझे माता निकल आए, कानी हो जाऊं तो मेरी तरफ ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूँ। चैन सिंह इनकार न कर सका। मुलिया ने उसी मलामत आमेज लहजे में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं, दोनों आंखें फूट जाए तब भी महावीर की आंख न फिरेगी। मुझे उठावेगा, बिठावेगा, खिलावेगा, सुलावेगा। कोई ऐसी सेवा नहीं है जो वो उठा रखे। और तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी से दगा करूं? अब मुझे कभी न छेड़ना, नहीं तो अच्छा न होगा। जवानी का जोश है, हौसला है, अज़्म है, कुव्वत है, और वो सब कुछ जिंदगी को रोशन, पाकीज़ा और मुकम्मल बना देता है। जवानी का नशा है, नफ्स परवरी है, रोहनत है, हवस परस्ती है, खुदमतलबी है, और वो सब कुछ जिंदगी को शैतानियत की तरफ ले जाती है, ज़वाल और बदी की जानिब ले जाता है। चैन सिंह पर जवानी का नशा था। मुलिया ने ठंडे छींटों से वो नशा उतार दिया। औरत जितनी आसानी से दीन और ईमान को हकारत कर सकती है, उतनी ही आसानी से उनको कुव्वत भी अता कर सकती है। वही चैन सिंह जो बात बात पर मजदूरों को गालियां देता था, आसामियों को पीटता था, अब इतना खलीद, इतना मुतमहिल, इतना मुनकसिर हो गया था कि लोगों को ताज्जुब होता था। कई दिन गुजर गए। एक दिन शाम को चैन सिंह खेत देखने गया। खेत पर रहट चल रहा था। उसने देखा कि एक जगह नाली टूट गई है और सारा पानी बहा चला जा रहा है। क्यारी में बिल्कुल पानी ना पहुंचता था, मगर क्यारी बनाने वाली औरत चुपचाप बैठी हुई थी। उसे इसकी जरा भी फिक्र न थी कि पानी क्यों नहीं आता। पहले ये लापरवाही देखकर चैन सिंह आपे से बाहर हो जाता, उस औरत की पूरे दिन की मजदूरी काट लेता और रहट चलाने वालों को घुड़कियां जमाता। और आज उसे गुस्सा नहीं आया। उसने मिट्टी लेकर नाली बांध दी और बुढ़िया के पास जाकर बोला, तू यहाँ बैठी है और पानी सब बहा जा रहा है। बुढ़िया को थर-थर कांपते देख चैन सिंह ने कहा, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी है। बैठ। बुढ़ऊ कहीं उसने नहीं दिखाई दिए? कहीं काम धंधा करने जाते हैं कि नहीं? बुढ़िया का सुकड़ा हुआ चेहरा चिकना हो गया। बोली, आजकल तो ठाड़ ही बैठे हैं भैया, कहीं कोई काम नहीं लगता। चैन सिंह ने नरमी से कहा, तो हमारे यहाँ लगा दे, थोड़ा सा सन रखा है, उसे काट दे। ये कहता हुआ वो कुएं की जानिब चला गया। वहां 4 रहट चल रहे थे, पर उस वक्त 2 हकोले बेर खाने गए हुए थे। चैन सिंह को देखते ही बाकी मजदूरों के होश उड़ गए। अगर ठाकुर ने पूछा 2 आदमी कहाँ गए तो क्या जवाब देंगे? सबके सब डांटे जाएंगे। बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे कि देखे सर पर कौन आफत आती है। चैन सिंह ने पूछा, वो दोनों कहाँ गए? एक मजदूर ने डरते डरते कहा, दोनों किसी काम से अभी चले गए हैं भैया। दफतन दोनों मजदूर धोती के एक कोने में बेर भरे आते दिखाई दिए। दोनों खुश खुश चले आ रहे थे। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो पाँव मन भर के हो गए। अब न आते बनता है न जाते। दोनों समझ गए कि आज बेतरह मार पड़ी, शायद मजदूरी भी कट जाए। शशोपंच की हालत में खड़े थे कि चैन सिंह ने पुकारा, आओ, अरे भट आओ, कैसे बेर हैं? अरे जरा मुझे भी दिखाओ। दोनों और भी थर्रा उठे। आज ये ठाकुर जीता ना छोड़ेगा, शायद सर के बाल भी ना बचे, भिगो भिगो कर लगाएगा। चैन सिंह ने फिर कहा, अरे जल्दी आओ जी, खड़े क्या हो? मगर पक्की पक्की सब मैं ले लूंगा, कह देता हूँ। अच्छा, जरा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा सा नमक तो ले लो। अरे तुम दोनों भी आओ। अरे रहट छोड़ो, आओ बेर खाओ। अरे इस बाग के बेर बहुत मीठे होते हैं, काम तो करना ही है। दोनों खतावारों को अब कुछ तशफ़ी हुई। आकर सारे बैर चैन सिंह के सामने रख दिए। एक मजदूर नमक लाने दौड़ा, एक ने कुएं से लुटिया डोर से पानी निकाला। चैन सिंह चरसे का पानी ना पीता था, लेकिन उस रोज पिया। आध घंटे तक चारों रहट बंद रहे। सबों ने खूब बैर खाए। जब सब बैर उड़ गए तो एक मुजरिम ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी, आज जान बख्शी हो जाए, बड़ी भूख लगी थी, नहीं तो काम छोड़कर न जाते। चैन सिंह ने हमदर्दाना अंदाज से कहा, तो इसमें बुराई क्या हुई? मैंने भी तो बेर खाए। हाँ, आध घंटे का हर्ज हुआ, इतना ही तो। तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम आध घंटे में कर लोगे। चैन सिंह ना चाहोगे तो दिन भर भी घंटे भर का काम ना होगा। चैन सिंह चला गया तो चारों बातें करने लगे।
मालिक इस तरह रहे तो काम करने में जी लगता है, ये नहीं हरदम छाती पर सवार। मैंने तो समझा था आज कच्चा ही खा जाएगा। कई दिन से देख रहा हूँ मिजाज कुछ नरम हो गया है। सांझ को पूरी मजूरी मिले तो कहना। अरे तुम तो हो गोबर गणेश, आदमी का रुख नहीं पहचानते। अब खूब दिल लगाकर काम करेंगे। जब इन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारा भी धर्म है कि अपना काम समझकर काम करे। मुझे तो भैया ठाकुर पर अब भी विश्वास नहीं आता। एक दिन चैन सिंह किसी काम से कचहरी जाना था उसे। 5 मील का सफर था। यूं तो वो बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप तेज थी। सोचा यक्के पर चला चलूं। महावीर को कहला भेजा, मुझे भी लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था। चटपट यक्के पर बैठ गया। मगर घोड़ा इतना दुबला हो रहा था, यक्के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई, सारा सामान इतना बोसीदा कि चैन सिंह को यक्के पर बैठते शर्म आती थी। पूछा, ये सामान क्यों बिगड़ा हुआ है महावीर? तुम्हारा घोड़ा तो कभी इतना दूल्हा न था। क्या आजकल सवारियां कम है? मालिक सवारियां कम नहीं, मगर लारियों के सामने यक्के को कौन पूछता है। कहाँ 2, 2.5, 3 की मजूरी करके घर लौटता था। कहाँ अब 20 आने के पैसे भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं, क्या आप खाऊं। बड़ी विपदा में पड़ा हूं। सोचता हूं कि यक्का घोड़ा बेचकर आप लोगों की मजूरी करूं, पर कोई ग्राहक नहीं लगता। ज्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े को ही चाहिए। घास ऊपर से। जब अपना ही पेट नहीं चलता तो जानवर को कौन पूछे। 2-4 बीघे की खेती क्यों नहीं कर लेते? खेत मुझसे ले लो। मालिक खेती के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। मैंने भी सोचा है, ग्राहक लग जाए तो यक्के को औने पौने निकाल दूं, फिर घास छील कर बाजार ले जाया करूं। आजकल सास बहू दोनों घास छीलती है, तब जाकर 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। तो बुढ़िया बाजार जाती होगी। नहीं राजा साहब, वो इतनी दूर कहाँ चल सकती है। घरवाली चली जाती है, दोपहर तक घास छीलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहां से घड़ी रात गए लौटती है। हलकान हो जाती है भैया, मगर क्या करूं, तकदीर से क्या जोर। चैन सिंह कचहरी पहुंच गया। महावीर सवारियों की टोह में शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकला। अहाते में पान की दुकान थी। अहाते के बाहर फाटक से मिला हुआ एक बरगद का दरख्त था। उसके साए में बीसियों यक्के तांगे खड़े थे। घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तारों और अफसरों की सवारियां यहीं खड़ी रहती थी। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा, कोई बस मिल जाए तो जरा शहर की सैर कराऊं। यकायक उसकी निगाह एक घास वाली पर पड़ गई। सर पर घास का झाबा रखे साइसों से मोल भाव कर रही थी। चैन सिंह का दिल उछल पड़ा। अरे ये तो मुलिया है, कितनी बनी ठनी। कई कोचबान जमा हो गए थे। कोई उससे मजाक करता था, कोई घूरता था, कोई हंसता था। एक काले कलूटे कोचबान ने कहा, बोलिया घास तोड़ के 6 आने की है। मुलिया ने नशाखेज आंखों से देख कर कहा, 6 आने पर लेना है तो वो सामने घसियार में बैठी है, चले आओ, 2-4 पैसे कम में पा जाओगे। मेरी घास तो 12 आने ही में जाएगी। एक अधेड़ उम्र कोचबान ने फिटन के ऊपर से कहा, हाँ तेरा जमाना है, 12 आने नहीं 1 रुपया मांग भाई। लेने वाले झक मार के लेंगे। निकलने दे वकीलों को, अब देर नहीं है। एक तांगे वाले ने जो गुलाबी पगड़ी पर बांधे हुए था, गुनाहों के मुंह में पानी भराया। अब मैया का मिजाज काहे को मिलेगा। चैन सिंह को ऐसा गुस्सा आ रहा था कि इन बदमाशों की जूतों से खबर ले। सबके सब उसकी तरफ कैसा टिकटिकी लगाए ताक रहे हैं, गोया इन आंखों से पी जाएंगे। अब मुलिया भी यहाँ कितनी खुश है, न लजाती है, न झिझकती है, न बिगड़ती है। कैसा मुस्कुरा मुस्कुरा कर रसीली चितवनों से देख देख कर सर का आंचल खिसका 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 कर मुंह मोड़ मोड़ कर बातें कर रही है। वही मुलिया जो शेरनी की तरह तड़प उठती थी।
जरा देर में वकील मुख्तारों का एक मेला सा निकल पड़ा। कोचबान ने भी चटपट घोड़े जोते। मुलिया पर चारों तरफ ऐनकबाजों की मुश्ताक, मस्ताना, कदराना, हवसनाक नजरें पड़ने लगी। एक अंग्रेजी फैशन के भले आदमी आकर उस पिटन पर बैठ गए और मुलिया को इशारे से बुलाया। कुछ बातें हुई। मुलिया ने घास पायदान पर रखी, हाथ फैलाया और मुंह मोड़कर कुछ लिया, फिर मुस्कुराकर चल दी। फिटन भी रवाना हो गई। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर खुद फरामोशी की हालत में खड़ा था। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने, कैबिन का दरवाजा बंद करके नीचे उतरा तो चैन सिंह को होश आया। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने हमदर्दाना अंदाज से कहा, ठाकुर साहब, इसकी दवा कर लो, ये बीमारी अच्छी नहीं है। कैसी बीमारी? कैसी बीमारी? 8 घंटे से यहाँ खड़े हो जैसे बदन में जान नहीं है। सारी कचहरी खाली हो गई। मैटर तक झाड़ू लगा कर चल दिए, तुम्हें कुछ खबर हुई? जल्दी दवा कर डालो। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की तरफ चला कि महावीर का यक्का सामने से आता दिखाई दिया। यक्का कुछ दूर निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार में भी न पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियां पी गया। मेरी एक सलाह मानो, इज्जत हमारी और तुम्हारी एक है। तुम उससे 1 रुपया रोजाना ले लिया करो, बस जब बुलाओ तो यक्का लेकर आ जाओ। तब तो तुम्हारी घरवाली को घास को लेकर बाजार ना आना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? मालिक, आपका ही तो खाता हूँ, प्रजा भी आप ही का हूँ। जब मर्जी हो बुलवा लीजिए, आपसे रुपया। नहीं नहीं, मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता। तुम तो मुझसे 1 रुपया रोज ले जाया करो। घरवाली को घास लेकर बाजार मत भेजा करो। हाँ देखो, मुलिया से भूलकर भी इसकी चर्चा न करना, न और किसी से कुछ कहना। कई दिनों के बाद शाम को मुलिया की मुलाकात चैन सिंह से हो गई। वो आसामियों से लगान वसूल करके घर की तरफ लपका जा रहा था कि उसी जगह जहां उसने मुलिया की बाह पकड़ी थी, मुलिया की आवाज उसके कानों में आई। उसने ठिठक कर देखा तो मुलिया दौड़ी चली आ रही थी। बोला, क्या है मुलिया? अरे दौड़ मत, दौड़ मत, मैं तो खड़ा हूँ। अब मैं घास बेचने नहीं जाती। कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, पर तुम कहीं मिलते न थे और तुम्हारे घर जा न सकती थी। आज तुम्हें देखकर दौड़ी, उस पीपल के पास से ही दौड़ी आ रही हूँ। ना कितनी दूर दौड़ी, पसीने पसीने हो रही है। वैसे तूने बड़ा अच्छा किया कि बाजार जाना छोड़ दिया। तुमने मुझे कभी घास बेचते देखा है क्या? एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुझसे सब कुछ कह डाला? मैंने तो मना किया था। वो मुझसे कोई बात नहीं छुपाता। दोनों एक लम्हे तक खामोश खड़े रहे। यकायक मुलिया ने मुस्कुराकर कहा, यही तुमने मेरी बाह पकड़ी थी। उसको भूल जाओ मौला देवी, मुझ पर न जाने कौन सा भूत सवार था। उसे क्यों भूल जाऊं? उसी हाथ पकड़ने की लाश तो निभा रहे हो। गरीबी आदमी से जो चाहे करा दे। तुमने मुझे डूबने से बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर बाद मुलिया ने शरारत आमेज अंदाज से पूछा, तुमने समझा होगा मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी, क्यों? नहीं मुलिया, मुझे ऐसा ख्याल एक लम्हे के लिए भी नहीं आया। इतना कमीना ना समझ। मुझे तुमसे यही आशा थी। हवा सींचे हुए खेतों में आराम करने जा रही थी। आफताब उफक की गोद में आराम करने जा रहा था और उस धुंधली रोशनी में खड़ा चैन सिंह मुलिया की मिटती हुई तस्वीर को देख रहा था। अगली कहानी एक खेल के बारे में है जो हमारे जेंजी दोस्त, मिलेनियल दोस्तों ने शायद सुना तो हो, खेला नहीं होगा। गिल्ली डंडा। विवांशा आपको सुना रहे हैं प्रेमचंद की कहानी गिल्ली डंडा। गुल्ली डंडा।
लेखक मुंशी प्रेमचंद। हमारे अंग्रेजीदार दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूंगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अभी भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूं तो जी लोट पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। न लॉन की जरूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। अरे मजे से किसी पेड़ की एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और फिर दो आदमी आ भी गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान बड़े महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा ना खर्च कीजिए तब तक खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो सकता। ये गुल्ली डंडा है कि बिना हींग फिटकरी के चोखा रंग देता है। पर हम तो अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो गए हैं कि हमारी सब चीजों से अरुचि हो गई है ना। आपको पता है हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। गरीब लड़कों के साथ क्या ये भला मरते हो। अरे मैं तो कहता हूं विलायती खेल उनके लिए है जिनके पास धन है। ठीक है, अगर गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है तो क्या क्रिकेट से सर फूट जाने का, तिल्ली फट जाने का, टांग फूट जाने का भय नहीं रहता। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी में बदल बैठे। खैर, ये अपनी अपनी रुचि है। मुझे तो गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वो प्रातःकाल घर से निकल जाना, वो पेड़ पर चढ़कर टहनियां काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वो उत्साह, वो लगन, वो खिलाड़ियों के जम घटे, वो पदना और पदाना, वो लड़ाई झगड़े, वो सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत, अमीर गरीब का कोई भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चोचलों की, प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश न थी। यह खेल उसी वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य एक टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूं कि पदाने में मस्त हूं। ना नहाने की सुधि है ना खाने की। अरे गुल्ली है तो जरा सी, मगर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में गया नाम का एक लड़का था। मुझसे 2-3 साल बड़ा हुआ होगा। दुबला पतला, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी ही चपलता, वही झल्लाहट। गुल्ली कैसी हो उस पर इस तरह लपकता था जैसे चिपकली कीड़ों पर लपकती हो। पता नहीं कहाँ रहता था, क्या खाता था, उसके माँ बाप थे या नहीं, पर हाँ था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वो आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़ कर स्वागत करते थे और अपना गोइया बना लेते थे। एक दिन मैं और गया 2 ही खेल रहे थे। वो पदा रहा था, मैं पद रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में तो हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट का भी अखड़ता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहत न होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दाव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। अनुनय विनय का कोई असर न हुआ। मैं घर की ओर भागा। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तानकर बोला, आओ दाव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बनके पदने की बेर चौबा के जाते हो। तुम दिन भर पदा हो तो क्या मैं दिन भर पदता रहूं? हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। क्या? ना खाने जाओ ना पीने जाओ? हाँ, हम आओ दाव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। अबे मैं तुम्हारा गुलाम हूं क्या? हाँ, हमारा गुलाम हो। मैं घर जाता हूं, देखो मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? दाव दिए हैं, दाव लंगे। अच्छा, कल मैंने तुम्हें अमरूद खिलाया था, वो मुझे वापस लौटा दो। अरे वो तो पेट में चले गया। अरे तो निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया तब हमने खाया, तुमसे मांगने न गए थे। जब तक तुम मेरा अमरूद वापस न दोगे मैं दाव न दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही तो अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो हम
स्वार्थ के लिए ही देते हैं। रिश्वत देकर तो लोग अपना खून पचा जाते हैं। ये मेरा अमरूद यो ही हजम कर जाएगा। और हाँ, अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे। नहीं नहीं नहीं, ये सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, हम आओ गाँव देकर जाओ, अमरूद समरूद हम कच्छू न जानते। मुझे न्याय का बल था, वो अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वो मुझे जाने न देता। मैंने उसे गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी, और गाली क्या, 2 एक चाटा भी जमा दिया। मैंने उसे दांत काट लिया, उसने मेरे पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लग गया। ये मारते हैं। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका, भागा। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं एक थानेदार का लड़का एक नीच जात के हाथ लौंडे के हाथों पिट गया। ये मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत न की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख न हुआ। पिताजी दुखी थे, ये बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी, यहाँ सब चीजें सस्ती थी और मोहल्ले के स्त्रियों से घराव सा हो गया था। लेकिन मैं मारे खुशी के फूल न समाता था, लड़कों से जीट उड़ा रहा था। अरे वहाँ ऐसे ऐसे घर थोड़ी होते हैं, ऐसे ऐसे ऊंचे घर होते हैं कि आसमान से बातें करते हैं। और पता है वहां के अगर अंग्रेजी स्कूल के मास्टर अगर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूं। उन बेचारों को इतनी स्पर्धा हो रही थी, मानो कह रहे थे, तुम तो भाग्यवान हो भाई, जाओ, हमें तो ऐसी उजड़ ग्राम में जीना भी और मरना भी। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंखें किसी प्यासे पथिक के भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, और उस परिचित नाम के सिवा वहां और कुछ परिचित न था। जहां खंडहर था वहां पक्के मकान खड़े थे, जहां बरगद का पुराना पेड़ हुआ करता था वहां अब एक सुंदर सा बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं जरूर उसे पहचान भी न सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, मगर वो दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं, तुम मुझे भूल गई। मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूं। सहसा एक खुली हुई जगह में 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए अपने आप को भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूं, साहबी ठाठ में, रौब और अधिकार के आवरण में। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर से कहा, कौन गया? वो गया चमार। मैंने यही कहा, हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ है तो जरा उसे बुलाकर ला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव के साथ आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोच कर रह गया। बोला, हो गया, मैं पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं।
मजे में रहे? हाँ, बहुत मजे में। वो अपनी कहो। डिप्टी साहिब का साइज हूं। और ये मतई, मोहन, दुर्गा, ये सब कहाँ है? कुछ खबर है? मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिए हो गए। आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूं। सरकार तो पहले से ही बड़े जहीन रहे। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न की आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा कहाँ खेलेंगे सरकार, अब तो पेट के धंधे से छुट्टी न मिलती। आओ आज हम तुम खेले, तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है, वो आज ले लेना। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वो ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर, उसका और हमारा क्या जोड़। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप न थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर उसका तमाशा बना लेंगे और फिर अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाएगी। उस भीड़ में वो आनंद कहाँ रहेगा? लेकिन खेले बगैर तो रहा नहीं जाता था। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से दूर जाकर एकांत में खेलेंगे। वहां कौन कोई देखने वाला बैठा होगा, मजे से खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई का खूब रस ले लेकर खाएंगे। गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वो हम दोनों में जो अंतर हो गया था, यही सोचने में मगन था। मैंने उसे पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया? सच कहना। गया झेपता हुआ बोला, हम आपको क्या याद करते हुजूर, किस लायक है। भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बताता ना तो हमारी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर बोला, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वो डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा, वो लड़कपन था सरकार, उसकी याद ना दिलाओ। वाह, वो मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था, वो आज मैं ना आदर सम्मान में पाता हूं, न धन में। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक मन मीठा होता रहता है उससे। इतनी देर में हम बस्ती से कुछ 3 मील दूर निकल आए हैं। चारों तरफ सन्नाटा। पश्चिम की ओर कोसों तक भीमताल फैला हुआ है, जहां आकर हम किसी समय कमल के पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झुमके बनाकर अपने कानों में डाल देते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही है। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्छी में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। अरे, ये तो वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही आप जाकर बैठ जाती थी। वो दाएं बाएं कहीं भी हो, गुल्ली उसकी हथेलियों में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उसे मिल जाती थी, जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो जो गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे वो प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियां कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। बुझ जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर जब ओछी चोट पड़ती और वो जरा दूर गिर पड़ती, मैं झटपट उसे खुद उठा लेता और दोबारा ताड़ लगाता। गया ये सारी बेकायदगियां देख रहा था, पर कुछ न बोलता था, जैसे उसे वो सब कायदे कानून भूल गए। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे में आकर लगती थी।
उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना, लेकिन आज वो गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाएं जाती, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आध घंटे पदाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की, अरे गुल्ली डंडे में नहीं लगी, नहीं लगी, बिल्कुल पास में सी गई, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष न प्रकट किया। हाँ, न लगी होगी। अरे डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? ना भैया, तुम भला बेईमानी करोगे। बचपन में मजाल था कि ऐसा घपला करके जीता बचता। अरे यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता। लेकिन आज मैं ऐसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया। सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी और इस बार इतने जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। अब इस प्रमाण के सामने किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त ही ना हो सका। लेकिन क्यों ना एक बार फिर सच को झूठ बनाने की चेष्टा करूं। इसमें हरज ही क्या है? मान गया तो वाह वाह, नहीं तो दो चार हाथ पदना ही तो पड़ेगा। अंधेरा का बहाना बना के जल्दी से गला छुड़ा लूंगा। फिर कौन दाव देने आता है? गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई लग गई लग गई, टंसु बोली। मैंने कुछ अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। ढंग से बोली है सरकार। और जो किसी ईंट में लग गई हो तो? मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसे ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट में ही लग गई होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज ना आती। मैंने फिर पदाना शुरू कर दिया, लेकिन प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से अपना दाव देना तय कर दिया। ये लो, ये लो, ये लो। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा, अरे यार कल बहुत सा समय होगा, ये न जाने कितनी देर पदाए, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं अभी अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दाव ले लो। गुल्ली सूझेगी ना। अरे कुछ परवाह नहीं, ये लो। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार ताड़ लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार कुछ किया। 1 मिनट से कम में वो दाव खो बैठा। मैंने अपनी हृदय की विशालता का परिचय दिया। एक ताव और ले लो, तुम तो पहले ही हाथ में उठ गए। अरे ना भैया, तो अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास छूट गया है। क्या तुम आजकल कभी खेलते नहीं? खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहां गुल्ली डंडा होगा, सभी पुरानी खिलाड़ी खेलेंगे, आप आओगे? जब फुर्सत हो तो बता देना, खिलाड़ियों को बुला लेंगे। मैंने शाम का समय दिया और अगले ही दिन मैच देखने आए। कुछ 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले। अरे अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। ताड़ लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल की सी वो झिझक, वो हिचकिचाहट, वो बेदली आज न थी। लड़कपन में जो बात थी, आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पदने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली को लोक ली थी। हालांकि गया का कहना था कि गुल्ली जमीन में लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आ गई है। युवक
दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वो दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं उस खेल में शामिल न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाया करते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा सा भी क्रोध ना आया, इसलिए कि वो खेल न रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मान रख रहा था। वो मुझे पदाकर मेरा कचुंबर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब एक अफसर हूं। ये अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूं, अदब पा सकता हूं, साहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था। अब यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूं। वो मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वो बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया। गिल्ली डंडे के खेल में विवान ने जान ही डाल दी। आपको दोनों खेलते हुए शायद दिखाई भी दिए होंगे। हिंदी में गुल्ली डंडा है, उर्दू में गिल्ली डंडा है, इसलिए गुल्ली और गिल्ली का फर्क है। पिदाना और पदाना भी। पिदना पदाना भी। उर्दू में पिदना पदाना पिदाना है, उर्दू हिंदी में पदना पदाना है। रफी साहब हमें वो कहानी सुनाएंगे जो हमने बार बार सुनी है, लेकिन उस कहानी से दिल भरता नहीं है। कुछ बच्चों ने 10-20 साल तक, मतलब 2 पीढ़ी पीछे तक शायद प्रेमचंद की वो कहानी स्कूल के सिलेबस में भी पढ़ी हो। कहानी का उन्वान है इसकी ईदगाह। ईदगाह नसीर साहब। आदाब, नमस्कार। रमजान के 30 रोजों के बाद आज ईद आई। कितनी रंगीन, कितनी सुहानी सुबह है। बच्चे की तरह पुरतबस्सुम। दरख्तों पर घना हरियावल है, खेतों में लहलहाती रौनक है। आसमान पे कुछ अजीब फिजा है, जैसे आज का आफताब भी गोया दुनिया को ईद की मुबारकबाद दे रहा हो। गांव में ईदगाह जाने की चहल पहल है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो सुई धागा लेने दौड़े जा रहे हैं। किसी के जूते सख्त हो गए हैं, उन्हें तेल पिलाया जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को साना पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों रिश्तेदारों से मिलना मिलाना। दोपहर से पहले लौटना नामुमकिन है। सारे लड़के सबसे ज्यादा खुश हैं। किसी ने 1 रोजा रखा, वो भी दोपहर तक। किसी ने वो भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनका हिस्सा है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते हैं। अब जल्दी पड़ी है कि ईदगाह क्यों नहीं चलते। उन्हें घर की फिक्रों से क्या वास्ता। सिवैयों के लिए घर में दूध, शक्कर, मेवे हैं या नहीं, उन्हें इसकी क्या परवाह। वो क्या जाने अब्बा क्यों बदहवास गांव के महाजन चौधरी कासिम अली के घर दौड़ते जा रहे हैं।
उनकी अपनी जेबों में तो कारून का खजाना है, अनलिमिटेड वेल्थ। बार बार जेब से खजाना निकाल कर देखते हैं, गिनते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं और खुश होकर रख लेते हैं। इन्हीं 2-4 पैसों में दुनिया की तमाम नेमतें लाएंगे, खिलौने और मिठाइयाँ और बिगुल और खुदा जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा खुश 4 साल का एक खूबसूरत गरीब बच्चा है, हामिद। उसका बाप पिछले साल हैजे की नजर हो गया और माँ न जाने क्यों जर्द होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला कि बीमारी क्या थी, कहती किससे। दिल पर जो गुजरती थी सहती थी, और जब ना सहा गया दुनिया से रुखसत हो गई। अब हामिद खुशी खुशी अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है। बूढ़ी दादी कहती हैं, अब्बाजान बड़ी दूर रुपए कमाने गए हैं और बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर मिठाई लेने गई हैं। हामिद के पैर में जूते नहीं हैं, सर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा सिया हो गया है, फिर भी वो खुश है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नेमतें लेकर आएंगे तब वो दिल के अरमान निकालेगा। तब देखेगा कि महमूद और मोहसिन, नाजर और समी कहाँ से इतने पैसे लाते हैं। दुनिया मुसीबतों की सारी फौज लेकर आए, उसकी एक निगाह मासूम उन्हें पामाल करने के लिए काफी है। हामिद अंदर जाकर अमीना से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मी, मैं गांव वालों का साथ ना छोड़ूंगा, बिल्कुल ना डरना। लेकिन अमीना का दिल नहीं मानता। अरे गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद क्या अकेला ही जाएगा? इस भीड़ में कहीं खो गया तो नहीं नहीं नहीं, मैं उसे तन्हा ना जाने दूंगा। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा तो पाँव में छाले ना पड़ जाएंगे। मगर वो चली जाए तो यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? भूखा प्यासा दोपहर को लौटेगा तब क्या उस वक्त सेवैयाँ पकाने बैठेगी? फहीमन के कपड़े सीने के लिए 8 आने मिले थे उसे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती आई थी इस ईद के लिए। लेकिन ग्वालन के पैसे और चढ़ गए थे, देने पड़े, और हामिद के लिए रोज 2 पैसे का दूध लाना पड़ता था। अब कुल 2 आने बच रहे थे। अब जिन लोगों की पैदाइश सन 60 के बाद हुई है, शायद उन्हें इल्म हो या ना हो कि 100 पैसे नहीं हुआ करते थे, 16 आने हुआ करते थे 1 रुपए में, और हर आने में 4 पैसे हुआ करते थे। अदन्नी नाम की एक चीज होती थी, 2 पैसे का सिक्का। तो 2 आने यानी कि 8 पैसे। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटवे में। धोबन, मेहतरानी, नायन, सब कुछ सेवैयाँ चाहिए होंगी। किस किस से मुंह छुपाऊं? साल भर को त्योहार है और यही बिसात है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी यूं ही कट जाएंगे। गांव के लोग चले और हामिद भी बच्चों के साथ था। सब के सब दौड़ के निकल जाते, फिर किसी दरख्त के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग इतने आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रहे हैं? महमूद, शहर का सिरा शुरू हो गया। सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बाग हैं, दरख्तों में आम लदे हुए हैं। हामिद ने कंकरी उठाकर एक आम पर निशाना लगाया और माली जब तक गालियां देता हुआ बाहर निकला, बच्चे वहां एक फरलाह पर खड़े हंस रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये मदरसा है, ये क्लब घर है। नूरी जो सब जानता था उसने कहा, इतने मदरसे में कितने सारे लड़के पढ़ते होंगे? लड़के नहीं, बड़े बड़े आदमी हैं। इतने बड़े हो गए अब तक पढ़ते हैं। नहीं, आज तो छुट्टी है, लेकिन एक बार जब पहले आए थे ना तो बहुत सी दाढ़ी मूंछों वाले लड़के यहाँ खेल रहे थे। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़ के। मोहसिन जो जरा तोतला था
गाँव थे देहाती बदलते में 2-3 बले बले ललते हैं, बिल्कुल 3 तोड़ीते काम थे दी चुराते हैं। ये लड़के भी इसी तरह से होंगे जी, और क्या, नहीं तो क्या अब तक पढ़ते होते। महमूद, अरे नहीं नहीं, ये क्लब घर है, यहाँ जादू का खेल होता है। हाँ, सुना है मुर्दों की खोपड़ियाँ उड़ती हैं, हाँ, आदमी को बेहोश कर देते हैं, उससे जो कुछ पूछते हैं वो सब बतला देता है। और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, मेमे भी खेलती हैं। हाँ, हाँ सच, हमारी अम्मा को वो दे दो, क्या कहते हैं, बैट तो उसे घुमाते ही लुढ़क जाएंगी। मोहसिन ने कहा, हमारी अम्मी जान तो होते पकड़ ही ना सके, हाथ कांपने लगेंगे अल्लाह कसम। हामिद ने इसका इख्तिलाफ किया, चलो चलो, मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेगा। हाँ, सैकड़ों घड़े पानी निकाल लाती हैं, किसी मेम को एक घड़ा पानी निकालने को कहो तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं करती। अरे नहीं, काम आ पड़ता है तो दौड़ भी लेती हैं। अभी उस दिन तुम्हारी गाय खुल गई थी, चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो तुम्हारी अम्मी ही तो दौड़कर उसे भगा लाई थी। कितनी तेजी से दौड़ी थी, हम तुम दोनों उनके पीछे रह गए थे। फिर आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को एक जिन्नात हर एक दुकान पर आता है, जितना माल बचा होता है वो सब खरीद लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही चांदी के रुपए। ऐसे रुपए तो ऐसे रुपए जिन्नात तो कहाँ से मिल जाएंगे? अरे जिन्नात को रुपयों की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, कोई उन्हें देख भी नहीं सकता, लोहे के दरवाजे भी नहीं रोक सकते उसे। हामिद ने हैरत से कहा, जिन्नात बहुत बड़े होते होंगे। और क्या, एक आसमान से बराबर होता है। हाँ, जमीन पर खड़े हो जाएं तो उसका थर आसमान से जा लगेगा, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। सुना है चौधरी साहब के कब्जे में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी चली जाए, चौधरी साहब उसका पता बता देते हैं और चोर का नाम भी बता देते हैं। जुमेराती का बछड़ा उस दिन खो गया था ना, 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला, तब चौधरी के पास गए। चौधरी ने कहा मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सब खबर दे देता है। अब हर एक की समझ में आ गया कि चौधरी कासिम अली के पास क्यों इस कदर दौलत है और क्यों वो आसपास के मौजूओं के महाजन हैं। जिन्नात आकर उन्हें रुपए दे जाते हैं। आगे चलिए, ये पुलिस लाइन है, यहाँ पुलिस वाले कवायद करते हैं, लेफ्ट राइट। महमूद ने तस्हीह की, नहीं, यहाँ पुलिस वाले पहरा देते हैं, जब भी तो उन्हें सारी खबर रहती है। ये लोग चोरियां करवाते हैं। हाँ, शहर के जितने चोर डाकू हैं ना, सब इनसे मिले हुए हैं। रात को सब एक मोहल्ले में चोरों से कहते हैं चोरी करो, और दूसरे मोहल्ले में पुकारते हैं जागते रहो। मेरे मामू साहब एक थाने में सिपाही हैं, 20 रुपए महीना पाते हैं, लेकिन थैलियां भर भर घर बेचते हैं। हाँ, मैंने एक बार पूछा, मामू इतने रुपए? हाँ, वैसे आप चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं। मामू हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। हम तो उतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी बनी रहे। हामिद ने ताज्जुब से पूछा, ये लोग चोरी कराते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता क्यों नहीं? बुद्धू, उन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो वो खुद हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें सजा भी खूब देता है। अब बस्ती घनी होने लगी,
ईदगाह जाने वालों के मजमे नजर आने लगे, एक से एक जर्क बर्क पोशाक पहने हुए, कोई तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। चलते थे तो कपड़ों से इत्र की खुशबू उठती थी। किसानों की एक मुख्तसर सी टोली, छोटी सी, अपने बेसरो सामानी से बेहिस, अपनी खस्ता हाली में मगर साबिर और शाकिर, यानी कि अपनी गरीबी में लेकिन शुक्र और सब्र के साथ चली जा रही थी। किसानों की ये मुख्तसर सी टोली अपने बेसरो सामानी से बेहिस, अपनी खस्ता हाली में मगर साबिर और शाकिर चली जा रही थी। जिस चीज की तरफ देखते ताकते रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज आती तो भी खबर ना होती। मोहसिन तो मोटर के नीचे आते आते बचा। वो ईदगाह नजर आई। जमात शुरू हो गई है। इमली के घने दरख्तों का साया है, नीचे खुला हुआ पुख्ता फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है, और नमाजियों की कतारें एक के पीछे दूसरी खुदा जाने कहां तक चली जा रही हैं। जहां पुख्ता फर्श नहीं है वहां जाजिम भी नहीं है, लेकिन वहां भी कतारें खड़ी हैं। आगे जब जगह नहीं रही पीछे खड़े होते गए। यहां कोई रुतबा और ओहदा नहीं देखता। किसानों ने जमींदारों के साथ वजू किया और जमात में शामिल हो गए। कितनी बाकायदा मुनज्जम जमात है। लाखों आदमी बार बार एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ दोजानू होते हैं। ऐसा मालूम होता है गोया बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ रोशन हो जाएं और एक साथ बुझ जाएं। कितना पुरएहतराम और रौब अंगेज नजारा है, जिसकी हम आहंगी और वुसत और तादाद दिलों पर एक वजदानी कैफियत पैदा कर रही है। पुरएहतराम, रिस्पेक्टेड, रौब अंगेज आप लोग समझते होंगे। हम आहंगी यानी कि क्लोजनेस, वुसत वास्टनेस और तादाद नंबर्स। वजदानी कैफियत, वजद की हालत में रहना, लाइक बीइंग अंडर अ स्पेल। ये मैं फिर से आपको पढ़ देता हूँ। कितना पुरएहतराम और रौब अंगेज नज़ारा है जिसकी हम आहंगी और वुसत और तादाद दिलों पर एक वजदानी कैफियत पैदा कर देती है। गोया अखुवत का रिश्ता, ब्रदरहुड का रिश्ता उन तमाम रूहों को मुंसलिक किए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग बाहम गले मिल रहे हैं। मोहताज और साइल जो आज यहाँ हजारों जमा हैं, कुछ लोग उन्हें खैरात कर रहे हैं। किसानों ने मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा बोला। बूढ़े भी इन दिलचस्पियों में बच्चों के से कम महजूज नहीं है। ये देखो हिंडोला, एक पैसा दो और आसमान पर जाते मालूम हो गए, कभी जमीन पर गिरते। ये चरखी, लकड़ी के घोड़े, ऊंट, हाथी, घोड़े मेखों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन दोनों हिंडोले पर बैठे हैं, आजम और समी घोड़ों पर। हामिद दूर खड़ा है। मेरे पास 3 ही तो पैसे हैं, जरा सा चक्कर खाने के लिए मैं अपने सारे पैसे खर्च नहीं कर सकता। मोहसिन का बाप बार बार हामिद को बुलाता है हिंडोले पर, लेकिन वो राजी नहीं होता। बूढ़े कहते हैं, इस लड़के में अभी से अपना पर आया आ गया। लेकिन हामिद सोचता है, क्यों किसी का एहसान लूं। गरीबी ने उसे जरूरत से ज्यादा हिस्सास बना दिया है। हिस्सास यानी सेंसिटिव। सब लोग चरखी से उतरते हैं। खिलौनों की खरीद शुरू होती है। सिपाही और दूध वाला और राजा रानी और वकील और धोबी और भिश्ती बेइम्तियाज रान से रान मिलाए बैठे हैं। धोबी राजा रानी की बगल में है और भिश्ती वकील साहब की बगल में। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही पर लट्टू हो जाता है।
खाकी वर्दी और लाल पगड़ी, कंधे पर बंदूक। मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला जा रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, मश्क का दहाना एक हाथ से पकड़े हुए, दूसरे हाथ में रस्सी। कितना बशाश चेहरा है, शायद गीत गा रहा है। मश्क से पानी टपकता हुआ मालूम होता है। नूरी को वकील से मुनासिबत है। कितना आलिमान, कितनी आलिमाना सूरत है। सिया चोगे के नीचे सफेद अचकन, अचकन के सीने की जेब में सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून की किताब लिए। मालूम होता है अभी अदालत से जिरह या बहस करके चला आ रहा है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। अगर 2 का एक खिलौना ले ले तो फिर और क्या लेगा? नहीं, खिलौने फजूल हैं। हाथ से गिर पड़े तो चूर चूर हो जाएंगे। जरा सा पानी पड़ जाए तो सारा रंग घुल जाएगा। ये खिलौने किसी काम के नहीं है। मेला बिजती लो, पानी भर के लाएगा तो बात आम। और मेरा वकील रोज मुकदमे लड़ेगा और रोज रुपए लाएगा। हामिद खिलौनों की मजम्मत करता है, लेकिन हर चीज को ललचाई नजर से देख रहा है। काश जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। ये बिसाती की दुकान है। यहाँ तरह तरह की गेंदें, सीटियां, बिगुल, भंवरे, रबड़ के खिलौने और न मालूम क्या क्या एक चादर पर बिछी हुई हैं। मोहसिन सीटी लेता है, महमूद गेंद, नूरी रबड़ का बुत जो चूं चूं करता है, और समी एक खंजरी, डफली, जिसे वो बजा बजा कर गाएगा। हामिद खड़ा हर एक को हसरत से देख रहा है। जब उसका कोई दोस्त खिलौना खरीद लेता है तो वो बड़े इश्तियाक से एक बार उसे हाथ में लेकर देखता जरूर है, लेकिन लड़के इतने दोस्त नवाज नहीं होते। खिलौनों के बाद मिठाइयों का नंबर आया। किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मजे से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से खारिज है। ललचाई निगाहों से सबकी तरफ देख रहा है। कम वक्त की जेब में 3 पैसे हैं तो क्यों कुछ लेके खाता नहीं? हामिद, हामिद रेवड़ी खाएगा? हामिद समझ गया कि ये महज शरारत है। फिर भी वो उसके पास गया। महमूद ने दोने से 2-3 रेवड़ियां निकाली और हामिद की तरफ बढ़ाई। हामिद ने हाथ फैलाया, महमूद ने हाथ खींच लिया और रेवड़ियां खुद फांक गया। सब तालियां बजा बजा कर हंसने लगे। अच्छा अच्छा, अब जरूर देंगे, अब जरूर देंगे। ये लो आओ, अल्लाह कसम। हाँ रखिए रखिए। क्या मेरे पास पैसे नहीं है? 3 ही तो पैसे हैं, क्या क्या लेगा? तुम इनके मत बोलो हामिद, तुम मेरे पास आओ। ये गुलाब जामुन ले लो। मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है, किताब में तो उसकी बुराइयां लिखी हैं। हलवाइयों की दुकानों के आगे कुछ दुकानें लोहे की चीजों की थी। कुछ गिलट और मुलम्मे के जेवरात थे। लड़कों के लिए यहाँ दिलचस्पी का कोई सामान न था। हामिद लोहे की दुकान पर एक लम्हे के लिए रुक गया। दस्त पनाह रखे हुए थे। दस्त वो नहीं जो बारिश में खराब प्रॉन खाने से लगते हैं। दस्त फारसी में हाथ को कहते हैं। दस्त पनाह यानी हाथ को प्रोटेक्ट करने वाली चीज। दस्त पनाह रखे हुए थे। वो दस्त पनाह खरीद लेगा। माँ के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर ये चिमटा में लेकर अम्मा को दे दूं तो कितनी खुश होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा? मुफ्त में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी देते हैं, फिर उन्हें कोई देखता भी नहीं है।
या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट जाएंगे, या छोटे बच्चे जो ईदगाह नहीं जा सकते छीन के तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने फायदे की चीज है ना। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। मगर अम्मा के पास पैसे कहाँ कि चिमटा खरीदने बाजार जाएं, रोज हाथ जला लेती हैं बेचारी। उसके साथ ही आगे बढ़ गए थे, सबील पर सब के सब पानी पी रहे थे। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बेटा अपनी माँ के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर उसे पड़ोसियों को दिखाएंगी, सारे गांव में वाह वाह मच जाएगी। इन खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बुजुर्गों की दुआएं सीधी खुदा के बारगाह में पहुंचती हैं और फौरन कबूल होती हैं। आखिर अब्बा कभी न कभी तो आएंगे ही। फिर मैं अपने दोस्तों को एक एक टोकरी खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। जितने गरीब लड़के हैं सबको अच्छे अच्छे कुर्ते दिलवा दूंगा और किताबें दे दूंगा। ये नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियां ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खा लूं। उसने डरते डरते दुकानदार से पूछा, ये चिमटा बेचोगे? दुकानदार ने हामिद को देखा, छोटा सा लड़का अकेला खड़ा हुआ है। तुम्हारे काम का नहीं है, बिकाऊ है या नहीं? हाँ बिकाऊ है, इसीलिए तो लाद कर लाए हैं यहाँ। तो बतलाते क्यों नहीं? क्या पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, कलेजा मजबूत करके बोला, 3 पैसे लोगे? और जल्दी से आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुननी पड़े। मगर दुकानदार ने घुड़कियां देने के बजाय 10 पना उसकी तरफ बढ़ा दिया और पैसे ले लिए। हामिद ने 10 पना कंधे पर रख लिया, गोया बंदूक हो, और शान से अकड़ता हुआ अपने रफीकों के पास गया। ये चिमटा लाया है अहमद, इतना क्या तो लो दे। हामिद ने 10 पना को जमीन पर पटक के कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो। सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। और तो ये चिमटा कोई खिलौना है? खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पे रखा बंदूक हो गया, हाथ में ले लो फकीर का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे तुम्हारी नाक पकड़ लूं। एक चिमटा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, इसका बाल बीका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है ये चिमटा। नूरी कुछ मुतासिर होने लगा। मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की तरफ हिकारत से देखा, अरे मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब करने लगे। जरा सा पानी लगे तो खत्म हो जाएगी। मेरा बहादुर चिमटा तो आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। मेला अब बहुत दूर पीछे छूट चुका था। 10 बज रहे थे, घर पहुंचने की जल्दी थी। अब किसी के पास पैसे भी नहीं बचे थे, 10 पना किसी और को मिल नहीं सकता था। हामिद निकला बड़ा होशियार। अब 2 फरीक हो गए, महमूद, मोहसिन और नूरी एक तरफ और हामिद अकेला एक तरफ। मोहसिन ने ताजा दम होकर वार किया, तुम्हारा चिमटा तो का मुंह तो लोल आग में दला तलेदा। हामिद के पास जवाब तैयार था, आग में बहादुर कूदते हैं। तुम्हारे ये वकील और सिपाही और भिश्ती डरपोक हैं, तब घर में घुस जाएंगे। आग में कूदने का काम तो रुस्तम ही कर सकता है। नूरी ने इंतहाई जिद्दत से काम लिया। तुम्हारा चिमटा बावर्ची खाने में जमीन पे पड़ा रहेगा। मेरा वकील शान से मेज कुर्सी लगाकर बैठेगा। हामिद ने धांधली की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पे पटक देगा और सारा कानून उनके पेट में डाल देगा।
इस जवाब में बिल्कुल जान न थी, बिल्कुल बेतुकी बात थी, लेकिन कानून पेट में डालने की बात छा गई। तीनों सूरमा मुंह तकते रह गए। हामिद ने मैदान जीत लिया। दस्त पनाह रुस्तमे हिंद है, इसमें अब किसी को चूं चर्रा की गुंजाइश न रही। फातेह को यानी कि जीतने वाले को मफतूहों से हारने वालों से वकार और खुशामद का खिराज मिलता है, इनाम। वो हामिद को मिलने लगा। सबने 3-3 आने खर्च किए और कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में ही रंग जमा लिया। खिलौनों का क्या एतबार, 2-1 दिन में टूट फूट जाएंगे। हामिद का दस्त बना तो फातेह रहेगा हमेशा। अब सुलह की शर्तें तय होने लगी। नूरी ने कहा, जरा अपना चिमटा दिखा तो दो, हम भी देखें। तुम चाहो तो हमारा वकील देख लो, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। हामिद फैयाज तबाह फातेह था। दस्त पना बारी बारी से महमूद, मोहसिन, नूरी और समी सब के हाथों में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथों में आए। कितने खूबसूरत खिलौने। मगर इनके लिए बच्चों को दुआएं कौन देगा? कौन इन खिलौनों को देखकर इतना खुश होगा जितना अम्मा दस्त पना देखकर होंगी? रास्ते में महमूद ने 1 पैसे की ककड़ियां ली। उसमें हामिद को भी खिराज मिला, हालांकि वो इनकार करता रहा। मोहसिन और समी ने 1-1 पैसे के फालसे लिए, हामिद को खिराज मिला। ये सब रुस्तमे हिंद की बरकत थी। 11 बजे गांव में चहल पहल हो गई। मेले वाले आ गए, मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियां भिश्ती नीचे आ रहे और आलम जावेदान को सितारे के इमोर्टल जिंदगी को। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा जान ये कोहराम सुनकर और बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे लगे। मियां नूरी के वकील साहब का हशर इससे भी बदतर रहा। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी पोजीशन का लिहाज तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई। उस पर चीड़ का एक पुराना पटरा रखा गया। पटरे पर सुर्ख रंग का एक चिथड़ा बिछाया गया जो बमंजिला कालीन का था। वकील साहब आलम बाला यानी कि ऊपर की गद्दी पर जलवा फरोश हुए। यहीं से कानूनी बहस करेंगे। नूरी एक पंखा झलने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब आलम बाला से दुनिया फानी में आ रहे हैं और उनकी मुजस्समा खाक के पुर्जे पुर्जे हो गए। फिर बड़े जोर का मातम हुआ और वकील साहब की मैयत पारसी दस्तूर के मुताबिक कूड़े पर फेंक दी गई ताकि बेकार न जाए, किसी के काम से। अब रहे मियां महमूद के सिपाही मोहतरम, बड़ी जीरोब हस्ती। अपने पैरों चलने की जिल्लत उसे गवारा नहीं। महमूद ने अपनी बकरी का बच्चा पकड़ा और उस पर सिपाही को सवार किया। महमूद की बहन एक हाथ से सिपाही को पकड़े हुए थी और महमूद बकरी के बच्चे का कान पकड़े हुए हर दरवाजे पर चला जा रहा था। दोनों सिपाही की तरह थाने वाले जागते रहो पुकारते चले गए। मालूम नहीं क्या हुआ, मियां सिपाही अपने घोड़े की पीठ से गिर पड़े और अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ रहे। एक टांग टूट गई मगर कोई मुजाहिदा नहीं। महमूद होशियार डॉक्टर है। डॉक्टर निगम और भाटिया उसकी शागिर्दी कर सकते हैं और ये टूटी टांग आनन फानन में जोड़ देगा। सिर्फ गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ी जाती है, लेकिन यूं ही खड़ा होता है टांग फिर अलग हो जाती है। ऑपरेशन नाकाम हुआ। तब महमूद उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देता है। अब वो आराम से बैठ सकता है। एक टांग से ना वो चल सकता था ना बैठ सकता था। अब मियां हामिद का किस्सा सुनिए।
अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। दफतन उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक पड़ी। हैं? ये चिमटा कहाँ था बेटा? हामिद, मैंने मोल लिया है अम्मा, 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। अरे ये कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हो गई, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या ये चिमटा? अरे सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली? हामिद ने खतावाराना अंदाज से कहा, अम्मा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती हैं कि नहीं? अमीना का गुस्सा फौरन शफकत में तब्दील हो गया। और शफकत भी वो नहीं जो मुंह पर बयान होती है और अपनी सारी तासीर लफ्जों में मुंतशिर कर देती है। ये बेज़बान शफकत थी, दर्द इल्तिजा में डूबी हुई। उफ, कितनी नफ्स कुशी है, कितनी जांसोजी है। गरीब ने अपने तिफलाना इश्तियाक को रोकने के लिए कितना जब्त किया। जब दूसरे लड़के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयां खा रहे होंगे, इसका दिल कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ क्योंकि अपनी बूढ़ी मां की याद उसे वहां भी रही। उसके दिल में एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि उसके हाथ में दुनिया की बादशाहत आ जाए और वो उसे हामिद के ऊपर निसार कर दे। और तब बड़ी दिलचस्प बात हुई। बुढ़िया अमीना नन्ही सी अमीना बन गई। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद इसका राज क्या समझता, और ना शायद हमारे बाज नाजरीन ही समझ सके।